बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात शशम और इसका जो बाब है वो है बाब पंजम, जिसका उन्वान है मुतनव्वे मौज़ूआत। इस बाब का हम सबक पढ़ रहे हैं, सबक नंबर 2, जिसका उन्वान है रेल का सफ़र। हासिल ताल्लुम हमारा है कम अज़ कम 150 अल्फाज पर मुश्तमिल रुदाद लिख सकें। इससे पहले कि हम आपको रुदाद लिखना सिखाएं, एक सरगर्मी कर लेते हैं। आपने क्या करना है, आपने कॉपियां खोलनी है और लिखना है किसी शादी की तकरीब की रुदाद। कम अज़ कम 150 अल्फाज आपने इस्तेमाल करने हैं और सारा कुछ बताना है उस रुदाद में कि आप किसकी शादी पर गए थे और कब हुई थी वो शादी, और जो सजावट थी हॉल की वो क्या थी, लोगों ने कैसे कपड़े पहने हुए थे और इख्तिताम किस तरह हुआ, खाना कैसा था, ये सब बातें आपने लिखनी है। वीडियो को पॉज करें और ये सरगर्मी करें। शाबाश, आपने अच्छे तरीके से रुदाद लिख ली है। आज हम इसको दोबारा से आपको पढ़ा रहे हैं, दोहराई करवा रहे हैं, ताकि वो तालिब इल्म जिन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखी थी या फिर जिनको रुदाद लिखना नहीं आई अभी तक, उनके लिए हम इसको दोबारा दोहरा रहे हैं, उनको भी आ जाए ये वाला काम। तो सबसे पहले मौजू की वजाहत कर देते हैं कि रुदाद नवीसी है क्या। रुदाद के मानी कार्रवाई के हैं, जिसके लिए अंग्रेजी में रिपोर्टिंग का लफ्ज इस्तेमाल होता है। रुदाद किसी भी सफ़र, तकरीब, मंजर या हादसे का आंखों देखा हाल होता है। मसलन वाघा बॉर्डर के दौरे की रुदाद, किसी पहाड़ी मकाम की सैर की रुदाद वगैरह। आप किसी भी सैरगाह में जाते हैं और वहाँ पर आप जो कुछ भी देखते हैं या आप कोई भी तकरीब में शिरकत करते हैं, वहाँ का जो आंखों देखा हाल होता है उसको लिखना रुदात कहलाता है। ये रुदात जो है वो एक ख़ास अंदाज से लिखी जाती है, जो हम आज आपको सिखा रहे हैं। रुदात लिखने के असूल व ज़वाबित क्या हैं? सबसे पहले तो क्या करना है, रुदात किसी खास वाक़ये या शख्स की याद में है तो इसका तारुफ चंद सतूर में कराया जाए। अगर आप किसी शख्स से मिले हैं और वो आप रुदात की सूरत में लिखना चाह रहे हैं तो आप उस शख्स का तारुफ करवाएंगे। ठीक है। रुदात में तारीख, वक्त, मुकाम और हाज़रीन का जिक्र किया जाता है। अगर आप किसी तकरीब का जिक्र कर रहे हैं कि आप किसी यौम आज़ादी की तकरीब में शरीक हुए हैं या आप किसी की शादी की तकरीब में शरीक हुए हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तारीख़ लिखेंगे कि ये तकरीब किस दिन हुई थी, किस वक्त शुरू हुई थी, कौन सा मकाम था और हाज़रीन में कौन कौन शामिल था, कितने लोग आए हुए थे। और आपने इसके बाद क्या बताना है, इसके बाद आपने मुकाम की आराइश व ज़ेबाइश का जिक्र करना है और कैफियत का जिक्र करना है। आराइश व ज़ेबाइश क्या होता है, आपने बताना है कि हॉल को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था, या आप यौम आज़ादी की तकरीब लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे कि पूरे स्कूल को पाकिस्तान की झंडियों से सजाया गया था और हरे और सफ़ेद रंग के गुब्बारों से सजाया गया था। अगर शादी की तकरीब है तो आप कहेंगे कि रंग बिरंगी बत्तियों से पूरे हॉल को सजाया गया था और हॉल जो है वो दुल्हन की तरह सजा हुआ था और बहुत ज़्यादा रोशनियाँ और बल्ब और कुमके जो थे वो लगे हुए थे। इस तरह आपने जिक्र करना है ताकि एक मंजर कशी किसी कैफियत आपकी तहरीर में आ जाए। तकरीब के मेहमान खसूसी या सदर का तारुफ कराया जाए। हर तकरीब में कोई ना कोई मेहमान खसूसी होता है जिसको ख़ास तौर पर बुलाया जाता है, उसका आपने जिक्र करना है, उसका तारुफ भी लिखना है। और आखिरी मराहिल में आपने ये भी लिखना है कि मेहमान खसूसी ने तमाम तालिब इल्म के दरमियान जो हैं वो तोहफ़े तक़सीम किए और उन्होंने जो खिताब किया उसका भी आपने जिक्र करना होता है। रुदाद नवीसी में सबसे पहले खाका बनाया जाता है। अगर आपने किसी भी तकरीब में शिरकत की है, उसकी रुदाद लिखने से पहले आपने खाका बना लेना है। दरअसल जिस वाक़ये के अहवाल कलम बंद का मतलब होता है लिखने हैं, उन्हीं की बुनियाद पर रुदाद का खाका तैयार किया जाता है। किसी इदारे के अमली मैदान और मकासद के मुताबिक रुदात के निकात तब्दील होते हैं। किसी कॉलेज की तकरीरी मुकाबले और खेल के मुकाबले के हवाल की रुदाद में फ़र्क हो सकता है, क्योंकि खेल और तकरीर के मुकाबले की नौयत दोनों जुदा जुदा होती हैं। अगर आपने आपने रुदाद लिखनी है कि
سالانہ کھیلوں کے دن کی رویداد تو وہ مختلف ہوگی، اس میں آپ نے تمام کھیلوں کا ذکر کرنا ہوگا، مہمان خصوصی کا، اور جو ہے بچوں نے کس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ جبکہ اگر آپ تقریروں کے مقابلے کی رویداد لکھ رہے ہیں تو اس کی جو رویداد ہے وہ ذرا مختلف ہوگی، کیونکہ اس کا آغاز بھی مختلف انداز میں ہوتا ہے، کھیلوں کا کسی اور طریقے سے ہوتا ہے۔ ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ انفرادی سرگرمی کر لیتے ہیں۔ اپنے کسی یادگار سفر کی رویداد تحریر کریں جو کم از کم 150 الفاظ پر مشتمل ہو۔ 150 الفاظ آپ کو اس لیے کہا گیا ہے کہ رویداد اتنی چھوٹی سی نہ ہو کہ پوری بات ہی سمجھ میں نہ آئے۔ اس کے علاوہ رویداد لکھتے ہوئے آپ نے ایک بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ تمام باقیات کی ترتیب جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سب سے پہلے آپ نے تاریخ، مقام کا ذکر کرنا ہے، اس کے بعد آرائش و زیبائش کا ذکر کرنا ہے، اس کے بعد اگر تقریب میں تلاوت کلام پاک ہوئی ہے اس کا ذکر لکھیں، اس کے بعد جو ہے وہ میزبان نے کس طرح جو ہے وہ مہمان خصوصی کا تعارف کروایا، وہ سب کچھ آپ نے تحریر کرنا ہے، اور اس کے آخر میں آپ نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کا اختتام کرنا ہے کہ یہ تقریب بڑی خوشگوار تھی اور ہمیں جو ہے وہ بہت اچھا لگا۔ اس طرح کی تقریبات منعقد ہوتی رہنی چاہیے۔ اس طرح آپ نے جو ہے وہ یہ رویداد لکھنی ہے۔ یہ سفر کی رویداد ہے، آپ کسی سیرگاہ میں گئے ہیں یا کسی دوسرے شہر میں گئے ہیں تو اس سفر کا آپ نے احوال لکھنا ہے۔ یہ گھر کا کام ہے۔ والدین کی مدد سے روزمرہ معمولات پر مبنی مختصر رویداد تحریر کریں، اور یہ آپ نے کاپی پر کر کے لانا ہے کہ روز میں صبح اٹھا، اگر روزمرہ کے معمولات کی ہوگی تو آپ لکھیں گے کہ آج میں 5 بجے اٹھا، میں نے جو ہے سب سے پہلے میں نے وضو کیا اور نماز ادا کی، اس کے بعد میں باغ میں چلا گیا، وہاں پر میں نے سیر کی اور وہاں پر میں نے رنگ برنگے پھول دیکھے، خوبصورت پرندے دیکھے، پرندوں کی چہچہاہٹ دیکھی، اور میں نے وہاں پر لوگوں کو دیکھا، لوگ ورزش کر رہے تھے اور کچھ لوگ چہل قدمی کر رہے تھے۔ صبح کا موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے، ہمیں جو ہے وہ سیر ضرور کرنی چاہیے۔ اس طرح کی آپ نے ایک روزمرہ کے معمولات کی آپ نے رویداد لکھنی ہے۔ اس رویداد میں آپ نے شام تک کا ذکر کرنا ہے کہ پھر آپ اسکول چلے گئے، اسکول سے میں آپ نے کیا کیا، گھر آ کر کیا کیا، اور پھر اس کے بعد شام کو آپ نے کیا کیا اور کتنے بجے آپ سو گئے۔ یہ ہے روزمرہ کے معمولات کی رویداد۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے تمام بچوں کو رویداد لکھنے کا فن آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔